आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। यह है बहरिया टाउन लाहौर के एक अपार्टमेंट की लिस्टिंग, जिसे आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। किंग साइज बेड है, मूड लाइटिंग है, नेटफ्लिक्स है, फास्ट वाईफाई है और लिस्टिंग में लिखा है कि सेल्फ चेक इन, नो रिसेप्शन, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। पिन कोड से दरवाजा खुलता है, किसी इंसान की जरूरत नहीं है, किसी CNIC की जरूरत नहीं है और किसी रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है एंड कपल्स आर वेलकम। लेकिन यहां पर एक सवाल बनता है और वो सवाल ये है कि जिस इंसान ने ये लिस्टिंग डाली है उस होस्ट का प्रोफाइल क्या है। इस होस्ट के पास 12 प्रॉपर्टीज है, सब की सब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर और सब की सब शॉर्ट स्टे पर अवेलेबल हैं सिर्फ कपल्स के लिए। जब इन प्रॉपर्टीज की आप रिव्यूज जाकर पढ़ते हैं, आप पढ़कर हैरान हो जाते हैं कि रिव्यूज में लिखा है वेरी प्राइवेट, डिस्क्रीट होस्ट एंड अ परफेक्ट गेटअवे। ये किसी हाउसिंग सोसाइटी के प्रॉपर्टी इन्वेस्टर का प्रोफाइल नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है और इस बिजनेस मॉडल का नाम आज पाकिस्तान में कोई नहीं लेता। अब जरा ये सोचें कि वो स्टूडेंट, वो लड़की जिसने एक रात इस अपार्टमेंट पर गुजारी है, अगली सुबह वो वापस अपने कैंपस पर चली जाती है। उस कैंपस पर वो वापस दुपट्टा पहनती है, वापस अपना बैग उठाती है और वापस अपने दोस्तों के साथ चाय पीती है। घर वाले सोचते हैं कि वो हॉस्टल में है, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के 3 शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है जो हॉस्टल से शुरू होता है और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के अपार्टमेंट पर जाकर खत्म होता है और इसके बीच में जो कुछ होता है वो एक इनविजिबल इकोनॉमी है। और आज बात करते हैं उस इनविजिबल इकोनॉमी की बॉटम से लेकर टॉप तक और ये देखते हैं कि हमारे माशरे में, हमारी आंखों के सामने, बगैर हमारी नॉलेज के हो क्या रहा है, कहानी क्या है। आइए समझते हैं। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय TapTapSend। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज में हैं, यूके में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और आपको अपने प्यारों को अपने घर पे पाकिस्तान में पैसे भेजने होते हैं, तो TapTapSend एक बेहतरीन मनी ट्रांसफर की ऐप है जहां पर आपके पैसे एक टैप पर आपके प्यारों तक पहुंच जाते हैं। TapTapSend की खूबसूरती है कि जब आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं और मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस 0 हो जाते हैं। ये ऐप इस वक्त अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशनल है। अब आपने करना ये कि आपने TapTapSend की ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट भेजनी है और भेजते हुए आपने ये जो प्रोमो कोड है, यानी मेरा फर्स्ट नेम इम्तिनान, ये प्रोमो कोड यूज करना है, तो उल्टा आपको आपकी ट्रांजैक्शन पर बोनस मिल जाएगा। सो TapTapSend के जरिए जब आप अपने ये पैसे अपने प्यारों तक भेजेंगे तो ये पैसे उन तक बैंक ट्रांसफर के जरिए, कैश पिकअप के जरिए, जैज कैश और इजी पैसा के जरिए भी मिल सकते हैं विद बेहतरीन एक्सचेंज रेट्स। TapTapSend ऑथराइज्ड भी है, रेगुलेटेड भी, और ये प्रोमो कोड इम्तिनान जरूर एंटर करना ताकि आपको बोनस मिल सके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अभी मैं आपको स्क्रीन पर 3 शहरों से 3 लिस्टिंग्स दिखाता हूं। पहली लिस्टिंग है बहरिया टाउन लाहौर से, दूसरी लिस्टिंग है DHA इस्लामाबाद से और तीसरी लिस्टिंग कराची की एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से है। जब आप इन तीनों लिस्टिंग्स को देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि एक दिन के अंदर 2 बुकिंग्स की जाती हैं और हर बुकिंग 10 से 15 हजार रुपए में होती है और बुकिंग सिर्फ कैश पर होती है। यानी इन अपार्टमेंट्स की मंथली इनकम अगर 20 दिन भी बुकिंग्स जारी रहे तो ये तकरीबन 5 से 6 लाख से ऊपर है, सारी की सारी कैश पर, सारी की सारी ऑफ द बुक्स, नो टैक्सेशन एंड नो रिकॉर्ड। ये किसी के लिए साइड बिजनेस है और किसी की फुल टाइम जॉब के साथ साथ उसकी एक साइड इनकम है और ये एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का एक नॉर्मल लुकिंग इन्वेस्टर है। पर जो कुछ इन 3 अपार्टमेंट्स के अंदर होता है वो कोई नहीं जानता, वो कोई नहीं पूछता, चाहे वो Airbnb हो, चाहे सोसाइटी हो या फिर पुलिस हो। और ये क्यों नहीं पूछते उस पर मैं बाद में आता हूं। पहले ये समझते हैं कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल एक पेक्यूलियर जगह बन चुकी है। बाहर से पेरेंट्स को लगता है कि सेफ्टी है, गेटेड है, वार्डन है, कर्फ्यू है,
बच्ची सेफ है, लेकिन अंदर वो जिंदगी है जो पेरेंट्स कभी देखते तक नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी की एक 2023 में एक इंटरनल एनालिसिस की रिपोर्ट सामने आती है और उस रिपोर्ट में लिखा है कि 34% फीमेल हॉस्टल स्टूडेंट्स ने एक्नॉलेज किया है कि उनके पेरेंट्स को उनकी सोशल एक्टिविटीज की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये कोई नया फिनोमिनन नहीं है। जो बात नई है वो ये कि ये सोशल एक्टिविटीज अब एक इकोनॉमिक डायमेंशन ले चुकी है। पर सवाल ये है कि इस सारे बिजनेस मॉडल का एंट्री पॉइंट क्या है? पहला एंट्री पॉइंट फाइनेंशियल गैप का है। इसके लिए पहले एक मिसाल देखते हैं कि लाहौर में लम्स में एक लड़की पढ़ती है जो कि 21 साल की है। फैमिली मिडिल क्लास है और फीस स्कॉलरशिप से कवर होती है, लेकिन इस लड़की ने बर्थडे पार्टीज पे भी जाना है, इसने इन ड्राइव भी यूज करनी है, इसका मोबाइल का भी खर्चा है, इसके रेस्टोरेंट्स का, डाइन इन का, डाइन आउट का भी खर्चा है। इसका ये खर्चा कहीं से तो कवर होना है। वो खर्चा तकरीबन महीने का 40,000 रुपए आता है, लेकिन इसको मंथली अलाउंस मिलता है 25,000 रुपए, यानी 15,000 रुपए का हर महीने गैप रहता है। ये अपना इंस्टाग्राम यूज करती है और इंस्टाग्राम के ऊपर लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करती है और उस ब्लॉगिंग के चक्कर में उसे एक डीएम आता है। ये डीएम एक 45 साल के बिजनेसमैन का है जो कि पोलाइट है, वेल स्पोकन है और इसे कॉफी पर ले जाने की डिमांड करता है। ये लड़की मान जाती है क्योंकि वो कॉफी के बहाने उससे कहता है कि मैं मेंटोरशिप दे सकता हूँ, करियर में हेल्प दे सकता हूँ और मैं बहुत सी लड़कियों की मदद करता रहता हूँ। फिर कॉफी पर ये डेट होती है किसी पब्लिक जगह में और वो जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है या एटलीस्ट प्रिटेंड ऐसे करता है क्योंकि उसके पास कनेक्शंस मौजूद होते हैं। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद वो दूसरी बार उसे ऑफर करता है एक डिनर पर ले जाने के लिए, और इस बार ये डिनर एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में किया जाता है जिसका बिल भी वही देता है और उसको उस बिजनेस इवेंट में ले जाया इसलिए जाता है ताकि वो प्रोफेशनल लगे, उसके साथ एक ऑनट्राज मौजूद हो और इस डिनर पर आने के लिए वो इस लड़की को 30,000 रुपए देता है। जब वो लड़की वापस अपने हॉस्टल आती है तो वो ये सोचती है अकेले बैठकर कि जो कुछ आज मैंने किया, जो कुछ आज मेरे साथ हुआ, क्या ऐसा मैं दोबारा कर सकती हूँ? और यहां से रास्ता शुरू होता है और ये पहला एंट्री पॉइंट है। दूसरा एंट्री पॉइंट है एक दोस्त का। एक लड़की जो पहले से सिस्टम में मौजूद होती है, जब वो अपनी दोस्त के फाइनेंशियल स्ट्रेस को देखती है तो उसे ऑफर करती है कि मेरा एक कॉन्टैक्ट है, वो बहुत डिसेंट है, सिर्फ इवेंट्स पर लेकर जाता है और इवेंट्स के अच्छे पैसे देता है, पहली बार ट्राई तो करो। और यहां से ये एंट्री पॉइंट शुरू होता है। और तीसरा एंट्री पॉइंट है रेफरल का, और ये एंट्री पॉइंट एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एंट्री पॉइंट है जहां पर ट्रस्ट ऑलरेडी है क्योंकि रिकमेंडेशन दोस्तों की तरफ से आती है। एफआईए ने 2022 और 23 में ऑपरेशन क्लीनअप के नाम से एक ऑपरेशन किया जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफिकली मेंशन था कि लाहौर और कराची में ऐसे नेटवर्क्स को बस्ट किया गया जहां पर प्रॉपर रिक्रूटमेंट की जाती थी फ्रेंड्स नेटवर्क के थ्रू, और 40 से ज्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम अकाउंट्स सिर्फ कराची से मिले। लेकिन अब यहां ये समझते हैं कि कराची का केस इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। कराची में ये सिस्टम ज्यादा फ्रेगमेंटेड है और डिजिटल है, कोई सेंट्रल नेटवर्क मौजूद नहीं है। हर लड़की पर्टिकुलरली अपना एक माइक्रो बिजनेस बनाए हुए है। इंस्टाग्राम का अकाउंट है, क्यूरेटेड लाइफस्टाइल कंटेंट है, 2000 से 5000 फॉलोअर्स हैं, डीएम में रिक्वेस्ट आती है, रेट कार्ड एग्जिस्ट करते हैं और डिनर का एक पर्टिकुलर रेट है, इवेंट का एक पर्टिकुलर रेट है, शॉर्ट स्टे का रेट अलग है, और ये सब कुछ व्हाट्सएप पर चलता है, कैश पर चलता है। क्लिफ्टन और डीएचए के कुछ रेस्टोरेंट्स एनोनिमसली इस सर्कल में ऑपरेट करते हैं। इंट्रोडक्शन वहां पर होता है, कोई साइन बोर्ड नहीं होता। जिन लोगों को उनका पता है, सिर्फ उन लोगों को उनका पता है। इस गेम के अंदर इस्लामाबाद सबसे डेंजरस सिटी है क्योंकि यहां पर जो क्लाइंट्स हैं वो पावरफुल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, फॉरेन मिशंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और इनके पास रिसोर्सेज हैं और इनके पास प्रोटेक्शन भी है। इस्लामाबाद में जब एक लड़की इस सिस्टम में दाखिल होती है तो वो नहीं जानती कि इस सिस्टम से एग्जिट करना कैसे, क्योंकि क्लाइंट्स एक्चुअली कौन है वो खुद नहीं जानती। उसकी रीच वहां जाकर खत्म हो जाती है और अगर कुछ गलत हो
तो वो इस पूरे सिस्टम में अकेली रह जाती है। इस्लामाबाद में डॉक्यूमेंटेड केसेस है, डॉन ने रिपोर्ट किया है, जहां पर कंप्लेंट्स दर्ज की गई इन्फ्लुएंशियल पार्टीज के खिलाफ, लेकिन केसेस आगे नहीं बढ़ पाए उनके इन्फ्लुएंस की वजह से। ये सब कुछ हॉस्टल से शुरू होता है, लेकिन ये सब खत्म होता है उन अपार्टमेंट्स में जिन्हें हम एयरबीएनबी समझते हैं। अब यहां पर मैंने और मेरी टीम ने एक एजुकेटेड रिसर्च की और ये रिसर्च आपके साथ शेयर करना जरूरी है। 2026 में बहरिया टाउन, डीएचए, फैसल टाउन, लाहौर के हाउसिंग सोसाइटीज, कराची की हाउसिंग सोसाइटीज, यहां पर एक अपार्टमेंट की कॉस्ट पता है कितनी है? डिपेंडिंग ऑन द साइज एक अपार्टमेंट की कॉस्ट तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए है। अब इस अपार्टमेंट को खरीदने के बाद अगर आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल यील्ड पर यानी रेंटल यील्ड पर लगा दें तो 3 से 3.5% बनता है एनुअली। और यही पैसा अगर आप बैंक पे रख दें तो बैंक आपको साल का 13% देता है। और इस वक्त मैं हलाल और हराम की डिस्कशन में नहीं जा रहा। तो रैशनली एक इन्वेस्टर इन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर मौजूद इन बिल्डिंग्स के अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करता क्यों है? क्योंकि इन अपार्टमेंट्स का एक अल्टरनेटिव यील्ड मौजूद है और ये यील्ड एग्जिस्ट करता है। वही 1.5 करोड़ का 1.25 करोड़ का अपार्टमेंट शॉर्ट स्टे के ऊपर जब एयरबीएनबी पे लगता है तो वो पर नाइट 10 से 15 हजार रुपए जनरेट करता है। दिन में उसकी 2 बुकिंग्स होती है, यानी अगर वो 20 दिन भी एक्टिव रहे तो इजीली 5 से 6 लाख रुपए मंथली यील्ड कमाता है। इसके वर्सेस अगर आप ये देखें कि एक लॉन्ग टर्म यील्ड में आप किसी फैमिली को किराए पर दे दें तो शायद महीने का 35,000 रुपए बनेगा। यानी कैश ओनली मॉडल में कपल्स को देने में कितना इनका फायदा है। अब मैं आपको एयरबीएनबी से कुछ एक्चुअल लिस्टिंग्स पढ़कर सुनाता हूं और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक अपार्टमेंट कौन लेता है। कोई ट्रैवलर होगा, कोई बिजनेस ट्रैवलर होगा जिसने उस शहर में कोई काम करना है, उसने रात गुजारनी है, उसको सर पर छत चाहिए। कोई फैमिली ट्रैवल करके कहीं नॉर्थ जा रही है, उस फैमिली को चाहिए। लेकिन यहां पर लिखा क्या है? पहली लिस्टिंग है एयरबीएनबी से और एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की लिस्टिंग है लाहौर से। ये लिखते हैं सेल्फ चेक इन विद पिन कोड, नो नीड टू मीट एनीवन, नो रिसेप्शन एंड अ किंग साइज बेड। ये जरा लैंग्वेज देख रहे हैं, नो नीड टू मीट एनीवन। Okay, I don't mind meeting anyone if I'm traveling on the business. लेकिन दूसरी लिस्टिंग आप पढ़ते हैं इस्लामाबाद से, वो कहते हैं no physical interaction needed, skip the reception, self check-in। ये इतना डिस्क्रीट करने की जरूरत क्या है? फिर आप तीसरी लिस्टिंग देखते हैं कराची से, ये कहते हैं कि we host couples also, but the price for them is different। ये किन कपल्स की बात हो रही है? और फिर एक और लिस्टिंग है कराची से जो कहते हैं no restrictions on any guests, bachelors, couples and singles। इंटरेस्टिंग। और फिर लाहौर की एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के लिस्टिंग है एयरबीएनबी पे और ये लिखते हैं कि सेफ प्राइवेट सिक्योर लोकेशन, डबल लॉक इनसाइड फॉर योर पीस ऑफ माइंड, नो नीड टू मीट एनीवन। अब यहां पर सवाल क्या है? यहां पर सवाल ये कि जब एक बिजनेस ट्रैवलर ट्रैवल करता है ना, उसे इनवॉइस चाहिए होती है, वो सीएनआईसी देना चाहता है ताकि उसका खर्चा रिकॉर्ड पर रहे, ताकि वो अपनी कंपनी से रीइंबर्समेंट ले सके या वो अपने टैक्स के रिकॉर्ड में दिखा सके। लेकिन जो लोग यहां पर शॉर्ट टर्म स्टे ले रहे हैं, ये कौन हैं और ये क्या करना चाहते हैं जिसके लिए ये किसी रिकॉर्ड में आने को तैयार नहीं है? दिसंबर 2024 में एक केस मशहूर हुआ था पाकिस्तान में और ये केस था एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर का जिसका मैं नाम यहां नहीं लेना चाहता। उस लड़की ने पीएचडी कर रखी थी, उस कंटेंट बनाती थी, उसका कंटेंट चलता नहीं था, उसके व्यूज नहीं आते थे, लेकिन उसने उस पीएचडी को छोड़कर ओनली फैंस पर कंटेंट बनाना शुरू किया और रातों रात फॉलोअर्स भी आए, व्यूज भी आए और लाखों डॉलर्स कमाए। पीटीए ने पाकिस्तान में ओनली फैंस को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, कंसिडरिंग कि ये अडल्ट कंटेंट है विच इज ऑल्सो फाइन। लेकिन डॉन रिपोर्ट करता है कि 2023 के बाद से 300% वीपीएन का यूज पाकिस्तान में बढ़ा है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इस किस्म के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो एडल्ट कंटेंट बनाते हैं, इन्हें भी लोकेशन की जरूरत पड़ती है, इन्हें भी जगह चाहिए होती है जो फुली फर्निश्ड हो, जो अपार्टमेंट हो जहां पे जिसका दिल करे वो आए, जिसका दिल करे जो रिकॉर्ड करे और रिकॉर्ड कर कर एक दिन का किराया देकर इजीली वहां से चला जाए। ये सारी कहानी एक बहुत बड़ा विशियस सर्कल है, क्योंकि इस विशियस सर्कल में अगर आप
यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को ब्लेम करने की कोशिश करेंगे तो हॉस्टल के पास एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हमारा काम हॉस्टल की सैंक्टिटी को मेंटेन करना है। लड़की बाहर जाकर सोशल एक्टिविटीज के नाम पर क्या करती है कि हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, और ये बात बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन फिर आप जिम्मेदारी पकड़ेंगे और कहेंगे कि ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की जिम्मेदारी है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज कहेंगी कि हमारी गेटेड कम्युनिटी है 24/7, लेकिन अगर कोई आता है और आकर कहता है कि मैं किसी का मेहमान हूं तो हम उसे अंदर सोसाइटी में जाने देते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप फिर भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को ब्लेम करते हैं और आप कहते हैं कि ये अपार्टमेंट तो आपके यहां ही है जो ये सब कुछ हो रहा है। इस पर भी लॉजिकल जवाब है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का। वो ये कहती है कि हमारा काम जमीन बेचना था, हमने एक कमर्शियल जमीन बेची, एक इन्वेस्टर ने उसके ऊपर एक टावर खड़ा कर दिया, वो टावर अपार्टमेंट्स फ्लैट्स उसने दूसरे इन्वेस्टर्स को बेच दिए। अब किसी इन्वेस्टर ने उसके अंदर एक अपार्टमेंट बना लिया तो ये हमारा कसूर नहीं है, और वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और जिस इन्वेस्टर ने वो टावर खड़ा किया है वो भी जिम्मेदार नहीं है। फिर आप पकड़ते हैं उस इन्वेस्टर को जिसने वो अपार्टमेंट सजाया है, जो शॉर्ट टर्म स्टे पर देना चाहता है, और उसके पास भी लॉजिकल जवाब है। वो कहता है कि मैंने एक फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट डेली बेसिस के रेंट पर एयरबीएनबी पर लगाया है, अंदर लोग आकर क्या करते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर आप जाते हैं एयरबीएनबी के पास, वो कहते हैं कि जी आपका दिल करे तो आप भी अपार्टमेंट लगा दें, अपार्टमेंट में क्या होता है ये भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये एक पूरा विश्व सर्कल है जहां पर हर कोई जानता है कि कसूरवार कौन है, क्योंकि कोई एक विलन नहीं है, क्योंकि कोई एक कसूरवार नहीं है, कसूरवार सब के सब है, क्योंकि सब के सब जानते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। वो 45 साल का लाहौर का बिजनेसमैन जो कि मैरिड है, जिसके 3 बच्चे हैं, जो उस लड़की के साथ डिनर पर जाता है, उसे पेमेंट करता है और उसके फाइनेंशियल सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, वो भी जिम्मेदार है। जिम्मेदार है वो इस्लामाबाद का ब्यूरोक्रेट भी, जो कंप्लेंट को दबा देता है, अपने इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान जैसे मुमालिक के अंदर पावर का इम्बैलेंस हमेशा रहता है और वो उसे इस्तेमाल करता है। जिम्मेदार है वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर भी, जिसकी 3 लिस्टिंग है या 12 लिस्टिंग है, बहरिया टाउन से है या डीएचए से है या किसी और हाउसिंग सोसाइटी से है, क्योंकि वो जानता है कि उसको प्रॉपर्टी के ऊपर अच्छी इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा ही तब जब वो कपल्स को विदाउट रिसेप्शन, विदाउट टेकिंग देयर CNIC उनको शॉर्ट टर्म रेंटल पर देगा। अजीब बात यह है कि हम सब जानते हैं कि कसूरवार कौन है, लेकिन इस इकोनॉमिक मॉडल को कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है। अब मसला तो हमने समझ लिया, अब बात करते हैं कि सारे प्रॉब्लम का, इस फियास्को का सॉल्यूशन था क्या। आज आप देखते हैं कि पीटीए जगह जगह पर रेगुलेशन करता है, आप देखते हैं कि SECP फिनटेक को रेगुलेट करता है, आप ये देखते हैं कि FBR ने प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट किया है। इसी तरह एयरबीएनबी को भी रेगुलेट किया जा सकता है, मैंडेटरी किया जा सकता है कि जो गेस्ट आकर ठहरेंगे उसमें गेस्ट का भी और होस्ट का भी CNIC मैंडेटरी होगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि एयरबीएनबी कई ममालिक में ये ऑलरेडी करता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर यहां पर एनोनिमिटी ही इनका टोटल बिजनेस मॉडल है, यही उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। जब आप ऐसा करते हैं तो ये 80% मॉडल साफ हो जाता है, फिर वही लोग आकर ठहरते हैं जिन्हें अशद जरूरत होती है, जो इस किस्म की घिनौनी हरकत में मुलव्विस नहीं होते। दूसरा इसका सोल्यूशन ये था कि हाउसिंग सोसाइटी मेहमान कहकर 24/7 सर्वेलेंस अवेलेबल कहकर किसी भी मेहमान को जाने ना दे। हर मेहमान का CNIC रिकॉर्ड में मौजूद होना चाहिए, लेकिन यहां पर इस एनोनिमिटी को भी कम करने की जरूरत है और ये भी अरबाब इख्तियार कर सकते हैं। और तीसरा, वो जो इकोनॉमिक डेस्परेशन आज पूरे मुल्क में फैली हुई है कि आज बर्थडे पार्टी भी इंपॉर्टेंट है, आज डिजाइनर हैंडबैग भी इंपॉर्टेंट है, आज के सारे लवाजमात हर औरत को, हर लड़की को, हर बच्ची को चाहिए। आज ये इकोनॉमिक डेस्परेशन बढ़ रही है और इसका कसूरवार सिर्फ हुकूमत नहीं है। आज समझने की जरूरत यह है कि मैं आज
पाकिस्तान के तमाम हॉस्टल्स की बात नहीं कर रहा, मैं हॉस्टल्स में पढ़ने वाली तमाम बच्चियों की, तमाम लड़कियों की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर तमाम हाउसिंग सोसाइटीज के तमाम बिल्डिंग्स की और तमाम शॉर्ट टर्म स्टे की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो आज इस मॉडल को ऑप्ट करते क्यों हैं? वो लड़कियां क्यों आज हॉस्टल्स को छोड़कर एक कॉफी के लिए जाने को तैयार हो जाते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर फाइनेंशियल नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर मॉरल डिके का है, क्योंकि हमने ये मोरालिटी उनको स्कूल्स में कभी सिखाई नहीं है, हमने ये आदाब उनको उनकी घुट्टी में डालकर नहीं दिए, जिसकी वजह से आज पूरा एक माशरा है जो जवाल पस्त होता जा रहा है। इब्ने खुल्दून ने कहा था कि जिस माशरे के अंदर उस माशरे का एलीट बुराई में लग जाता है, वो बुराई आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन करके पूरे माशरे में फैल जाती है। दैट इज व्हाट वी नीड टू फिक्स। आज इस मॉरल डिके से बचाना वक्त की अशद जरूरत है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का।